Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस बहुत अहमियत रखते हैं इस शहर के लिए, पर लगातार डिले होते जा रहे हैं और अब आसार लग रहे हैं कि शायद ये फरवरी तक हो सकेंगे और इसके लिए काफ़ी कुछ शुरुआत भी हो रही है। वार्ड के नए रचना की बात चल रही है, रिजर्वेशंस रिवाइज हो रहे हैं और सबसे अहम बात है कि पैनल सिस्टम अनाउंस हो गया है स्टेट में। तो यानी 3 मेंबर्स का पैनल नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस उसके हिसाब से होंगे। तो क्या ये पैनल्स हैं और क्या इसका इफेक्ट होगा नवी मुंबई की राजनीति पे, इलेक्शंस पे, कैंडिडेट्स पे? क्या मुद्दे हैं जो हम इलेक्शंस में लेकर जाएंगे? क्या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या ज़बरदस्ती के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं? और ओवरऑल इम्पैक्ट इसका इस शहर पे क्या होगा, ये डिस्कस करने के लिए आज हमारा जो एस्टीम पैनल है, मैं पहले आपको उनसे मुलाकात करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं रामचंद्र घरत साहब, जो नवी मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी इन्वॉल्व हैं बीजेपी की तरफ से ये सब डिसीजंस लेने में। बहुत बहुत स्वागत घरत साहब। मेरे साथ हैं कांग्रेस से लेफ्ट में रमाकांत म्हात्रे साहब, बहुत ही सीनियर लीडर नवी मुंबई के, फॉर्मर डिप्टी मेयर और कांग्रेस में कहना चाहिए कि स्टेट के हाई कमान से बहुत ही क्लोज। काफ़ी डिसीजंस जो नवी मुंबई में कांग्रेस के होते हैं उसमें म्हात्रे साहब का बहुत बड़ा हाथ होता है। म्हात्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आवाज़ पे चर्चा में। घरत साहब के साथ में जो बैठे हैं जो डैशिंग नवी मुंबई के मनसे के चीफ हैं गजानन काले साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। काफ़ी अहम रोल इस बार लग रहा है कि मनसे का हो सकता है क्योंकि बहुत आक्रामक हो रहे हैं, नवी मुंबई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपके लीडर्स भी यहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका काले साहब। और जो साथ में हमारे जो 4th पैनलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से उनका कोई इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। किशोर पाटकर साहब, जो रीडेवलपमेंट के गॉडफादर, किंग कहें आप, मैं कहता हूँ कि PhD किया है इन्होंने उसमें और अल्टीमेटली गरीबों की बहुत दुआएं पाए हुए हैं। किशोर पाटकर साहब शिवसेना से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी से सबसे पहले तो हम पैनल सिस्टम की जो मैंने बात किया है कि ये नवी मुंबई के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये सिस्टम होने वाला है, क्योंकि आज तक ये था कि भाई हमारे वार्ड में इलेक्शन हो रहा है, हम जा रहे थे, हम अपने कॉर्पोरेटर जो भी पसंदीदा उसको वोट कर रहे थे। घरत साहब, ब्रीफली अगर आप बताएं कि क्या होने वाला है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रैटेजी थी। पहले से हम लोग पैनल की तरफ ही जा रहे थे और पैनल सिस्टम ही चल रही थी। थोड़ा प्रॉब्लम इसमें यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी 4 का पैनल चाहती थी, लेकिन ये 3 का होता है। उसमें लेडीज जो 50% है उसको कैसा बिठाना, क्या बिठाना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। लेकिन 4 का अगर होता तो 2 लेडीज और 2 जेंट्स ये चलता, कोई टेंशन नहीं था। और अभी 3 का आने से हम लोग तो हमारी स्ट्रैटेजी पहले से बनी हुई थी, वो बनी हुई भी है। हम इस इलेक्शन में जाने के लिए बहुत उत्सुक है, हमें कोई टेंशन नहीं। खाली मैं यही चाहता हूँ कि इलेक्शन लीजिए, जल्दी लीजिए, टाइम मत निकालिए, क्योंकि महानगर पालिका के अंदर हाउस ना होने से हम लोग वहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग हमारी दिक्कत थी, हमारे वार्ड की, हमारे निगम की जो समस्या है उस समस्या ठीक से वहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं। और उसके लिए जो भी सत्ताधारी है, अधिकारी है, ये लोग ने पूरी महानगर पालिका को बहुत बड़े प्रॉब्लम में आके खड़ा कर दिया है। और तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि इलेक्शन जल्दी हो। ठीक है म्हात्रे साहब, इलेक्शन जल्दी की बात कर रहे हैं, बट ये पैनल का थोड़ा सा और मैं डिस्कशन चाह रहा हूँ कि ये पैनल सिस्टम, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने ये किया है आपको शिवसेना के साथ में मिलकर, ये पैनल किस तरह से होंगे? पैनल जो बने हैं वो हमारे हिसाब से जो हमारी जो महाआघाड़ी की सरकार है उन्होंने सोच समझ के ही पैनल बनाया है। रह गया मुद्दा जो अभी OBC का आरक्षण था,
जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, अभी हाई कोर्ट ने उसको मंजूरी भी दे दी ले। तो अभी जल्दी से जल्दी हमारे सबसे पैनल के माध्यम से फरवरी तक चुनाव होने की संभावना है। रह गई बात पैनल में, जो बीजेपी सरकार ने जो 4 का बनाया था, उसके ऊपर महाआघाड़ी सरकार के तीनों पार्टी के नेता लोग ने, हमारे जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने डिस्कस किया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीजेपी ने लास्ट टाइम सोची थी वैसे ही हमारी सरकार ने भी सोची है कि ज़्यादा से ज़्यादा महाआघाड़ी की महानगर, जिधर महाराष्ट्र में जिधर नगर निगम है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे आघाड़ी की सरकार आना चाहिए और शहर का विकास होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा लास्ट टाइम यहाँ पे कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, तभी शासन से हम लोग को कुछ मदद नहीं मिली, उसकी वजह से शहर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक गए। तो वैसे ही अगर सरकार आघाड़ी की आ गई तो जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए वो जल्दी उसका मसला हल होके यहाँ के नागरिकों को अच्छी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके लिए ये पैनल हमारे हिसाब से आघाड़ी ने जो बनाए वह सही ढंग से ही बनाए थे। पाटकर साहब, ये जो पैनल की बात हो रही है, 3-3 के पैनल बताए जा रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? क्या हम नागरिक किस तरह से होंगे कि 3 जगह पे जाके वोट करेंगे, 3 कैंडिडेट्स के लिए वोट करेंगे, किस तरह से होगा ये सिस्टम? बेसिकली ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है नवी मुंबई में कि एक वोटर है वो 3 नगर से वोटिंग करने वाला है। दिस इज अ बिग डिफरेंस, जो डिफरेंस है हर इलेक्शन का, ये इलेक्शन का। और इसमें 3 मशीन्स होंगी, हर उनको जो पसंदीदा उधर का नगर सेवक है या उनका कोई पार्टी है या नागरिक को इस बार 3 नगर सेवकों को वोटिंग करने का चांस मिलने वाला है। पहले का सारा आरक्षण रद्द हो चुका है, और दूसरी बात जो नागरिक है उनको सेवा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनके लिए पहले 1 नगर सेवक था, अभी 3 नगर सेवक है। यानी 3 वार्ड से टू बी बेनिफिटेड टू द पीपल ओनली। 3 वार्ड से जब मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरे आजू बाजू के 2 और वार्ड्स मिला के ये पूरा होने वाला है। जो अभी आरक्षण बनने जा रहा है पैनल का, वो बनने के बाद सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए आउट होगा, उसमें इससे लोगों को बेहतर सुविधा और सेवा मिलेगी, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ गुड डिसीजन। काले साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये तो खुश हैं, इनको पैनल सिस्टम पसंद आ रहा है, पार्टी है स्ट्रांग है, इनके फॉलोअर्स भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये पैनल सिस्टम शायद इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ जा रहा है। आपकी जैसी पार्टी जो अभी ग्रो कर रही है शहर में, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी इसमें, क्योंकि आपको अभी तक था कि भाई एक पॉकेट में आपको करना, लेकिन 3 पॉकेट्स में आपको वोट लगेगी। नहीं, एक तो सबसे पहले ना एक संविधान हमें अधिकार देता है कि 1 वोट का अधिकार 1 आदमी को। जी। पैनल में सबसे जो मूल मुद्दा है कि 3 जगह वोट देना है। महाराष्ट्र के बाहर आप अन्य राज्यों में देखोगे तो इन राज्यों में इस प्रकार से पैनल के अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था जिसे कहा जाता है, मतलब कॉरपोरेशन के इलेक्शन रहे या फिर नगर पालिका के इलेक्शन या झेडपी के इलेक्शन, ऐसे हुए नहीं है अब तक। यहाँ पे भी सिंगल ही होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4 का पैनल हो गया। नवी मुंबई तो पहली बार जा रही है, मतलब यहाँ के लोगों में पहले सबसे पहला काम हमारे सभी लोगों का है कि जागरूकता पैदा करना, उसे ये समझ में आना तब तक शायद इलेक्शन निकल ना जाए कि मुझे किनको देना है। और इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियां जो है वो तो आप कत्ल ही कर रहे हो उनका जी। मतलब जो कोई इंडिपेंडेंट, मतलब अभी यहाँ पे हमारे दोस्त है शिवसेना जी, कभी कभार किशोर जी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रहा करते थे, उन्होंने उम्मीदवार करके चुन के आने के बाद अच्छी काम किए। या आप यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट जो काम कर रहा है या फिर छोटी पार्टियों में से कुछ लोग आ रहे हैं, 3 जगह पे प्रचार कर रहे हैं, 3 जगह पे पर्चे बांटने हैं। मतलब जो पहले 8 या 10 हज़ार का वो ये था, समझो वार्ड था, 30 हज़ार का वार्ड हो गया है। मतलब 3 जगह पे, पहले तो मतलब 4 का था थाना में या पुणे में, मतलब 40 हज़ार का। तो ये सब दिक्कतें हैं और मुझे लगता है कि यहाँ तक हमारी जागरूकता नहीं पैदा हुई है। ये सिर्फ काटना है किसी का, और ये 3 का पैनल पहले था 4 का, और आपने देखा होगा कि सीएम साहब ने पहले सिंगल ही करना था, ये भी तय हुआ था। बीच में क्या झटका आ जाता है कि भाई 3 का करे, 3 का क्यों करे, तो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है, मतलब बंडखोरी कम हो जाए। तो भाई क्या है, ये जो ओपन वाला है उसका अगर रिजर्व हो जाए तो 3 में से 1 तो ओपन रहेगा, तो वहां पे उड़ी मार जाए।
एक में से कोई रिजर्व है तो वो वहां पे चला, ये खुश करना एक दूसरे को, एक दूसरे की पार्टी में ज्यादा बढ़ने। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग लोकशाही समझे, ये इलेक्शन, ये बातें समझे, ये लोगों के साथ ज्यादा अधिकार रहना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है कि लोग प्रतिनिधि के पास ज्यादा अधिकार हो रहे हैं, बट लोगों को 3 का हक दे रहे हैं ना वोट का। नहीं 3 का हक, उसमें जागरूकता ही नहीं है 3 का इसमें। सर ये जो पॉइंट है वो टेक्निकल पॉइंट है, और जो मैं उनसे वही पूछ रहा था कि ये क्या बड़ी पार्टी की थोड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि आपने बीजेपी भी चाह ही रही थी ये कि छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स को थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। छोटी पार्टी को थोड़ा साइड पर रखिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है सारा ब्लैक डेमन है, ब्लैक करने का काम करते हैं। मैं जब 2010 में खड़ा था, साइबर से देख एक इंडिपेंडेंट आया, उसने मेरे से पहले तो एक अमाउंट की इच्छा प्रकट की। मैंने ना बोला, मैं बोला मेरे को चुनना है, मेरे को जीतना है, मेरे को ये बताना है सामने वाले को कि मैं अकेला लड़ूं और आपको हराऊं। दोबारा वापस 2 बजे ऑफिस फोन करता, 3 बजे का लास्ट टाइम था, 2 बजे फोन करता है, अरे यार वो उसमें से अमाउंट में थोड़ा कम कीजिए और दीजिए। तीसरी बार और 5-3 बजे फोन आया, नहीं अभी तो इतना दीजिए, मैं तो फिर प्रचार में नहीं आऊंगा, ये नहीं आऊंगा। मैं बोला मेरे को देना नहीं है, मेरे को सामने वाले को ये बताना है कि मैं आपको गिरा सकता हूँ। और ऐसे 2-3 इंडिपेंडेंट थे, मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे, तो ये सब बंद हो जाएगा ना अभी। ये सब आपसे बोल रहे हैं वो फैक्ट है कि काफी लोग खड़े होते थे कि भाई इसमें कमाई हो जाएगी, लड़ना वड़ने से कोई लेना देना, बट जेन्युइन इंडिपेंडेंट्स भी थे। जैसे उन्होंने बोला कि किशोर पाटकर आया ना जीत कर आए थे इंडिपेंडेंट, और काफी ऐसे हैं जो लोग, बट लोकलाइज्ड एरिया में माते साहब, लोकलाइज अभी इंडिपेंडेंट जो है वो अपने एरिया में उसने काम किया है सालों तक, वो वार्ड में उसको जानते हैं, पहचानते हैं। अचानक आप बोल रहे हैं कि भाई 3 वार्ड से तेरे को लड़ना है। नहीं, निश्चित रूप में जो अभी बहुत से अभी कारपोरेटर है जो इंडिपेंडेंट, जैसे सुधाकर सोनावने की मैं एग्जांपल देता हूँ, मेयर भी थे, तो वो मेयर भी वो इंडिपेंडेंट आज तक 2000 से मैं देख रहा हूँ इंडिपेंडेंट खड़े, उनका काम था इसके लिए वो इंडिपेंडेंट हटे थे। ऐसे मैं मानता नहीं हूँ। देखो आदमी कोई भी पार्टी से लड़ो या इंडिपेंडेंट लड़ो, अगर उनका वो एरिया में काम रहे, नाम रहे, अच्छा ढंग से लोगों की वो सेवा करे, तो लोग भी सोचते हैं भले इंडिपेंडेंट रहे तो इसको पूरा अपन सहयोग करें। काम के ऊपर है, आप खाली पीले इसके ऊपर मत जाओ कि आजू बाजू में उसको, अगर उसका पूरे तीनों वार्ड में या चारों वार्ड में उसका अगर काम रहे तो वो बिंदास चुन के आने की उसको संभावना है। बट जैसे इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, वो भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात करें, छोटा इलेक्शन है ये, कोई एमएलए एमपी का नहीं है कि भाई बहुत लोग जानते होंगे, तो उसके साथ एक अन्याय नहीं है। और एक संविधान की जैसी बात हो रही है तो 3 इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाए, 3 इंडिपेंडेंट लेके खड़ा हो जाए, उसने ग्रुप बना लिया, यू हैव गॉट द चांस। पॉलिटिकल पार्टीज के थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी लगती है इसमें। लोगों की ज्यादा सेवा करने का टक्केवारी बंद होना चाहिए, उसका ये प्रयास है कि ज्यादा झगड़ा नहीं हो, ज्यादा ये नहीं हो और संस्थानिक गिरी खत्म हो जाए, उसका एक प्रयास है छोटा सा। अगर वो इंडिपेंडेंट 3 जन खड़े होते, उन्होंने काम किया, तो लोग लोकल इलेक्शन में काम करने वाला आदमी को ही चुन के देते, वो नई पार्टी देखते सर। 10-15% आप कह रहे हैं कि 4 का आपने 3 इसलिए लेके आपकी महाविकास आघाड़ी एडजस्ट हो जाए। सर अभी महाविकास आघाड़ी का ये सब डिसीजन ऊपर हुआ है और किनकी वजह से वो आपको मालूम है। अभी अपन स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, अपना नई मुंबई का है इलेक्शन, तो उसकी बात करें तो अच्छा तो आप लोग, लेकिन माता साहब इस तरह से आप लोगों के फिर एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इससे इस तरह से फायदा होगा आपको? नहीं, कांग्रेस आघाड़ी का तो फायदा होने वाला है। जैसे मैंने पहले शुरू में ही बता दिया कि 15 के बाद 16 में फडणवीस सरकार ने पैनल सिस्टम लाया 4 का, उनको फायदा होगा। अभी निश्चित रूप से उसके ऊपर हम लोग को भी फायदा, आघाड़ी को 100% फायदा होगा। किस तरह से होगा? अभी बोला ना, तीनों, एक तो पार्टी का तीनों का आदमी लोग, मतलब जो कार्यकर्ता है वो एडजस्ट हो जाएंगे, और हर एक का अपना अपना एरिया में काम है। भले आज मैं मेरा कांग्रेस का हूँ, किशोर उनका शिवसेना से काम कर रहा हूँ, अगर एक भी अगर ऊपर जो स्ट्रांग है उसको दोनों को साथ में लेने की उसकी ताकत रहती है। इसके लिए 3 वार्ड में आ सकते हैं पैनल में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आघाड़ी का तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। गौरव साहब आपको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इनका जैसा आपने कहा कि इनका प्लान था कि भाई तीनों को एडजस्ट करने के हिसाब से, और जैसे बोल रहे हैं हमारा पावर इसमें है, इनका पावर यहाँ पे, हम सब मिलकर हमारे लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन हमारी पावर तो 111 में है ना, इसलिए हमको डर नहीं है। वो उनकी पावर कम है करके वो डर रहे करके 3 करके हो, हमारे तो पावर है, हम कोई टेंशन नहीं ले रहे। हम 75-80 तक हम जाते हैं, हमने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया है, पूरा स्टडी कर दिया है, कोई टेंशन नहीं हमको। काले साहब आप ये स्ट्रैटेजी जो इनकी हुई है बड़ी पार्टीज की, इसको किस तरह से सामना करें? नहीं, एक तो है ना कि
मतलब ये अगर बुरा भी है या सच है, लेकिन जो भी है कि काफ़ी दौर से आप देखोगे, मतलब अगर 92 से अगर कॉरपोरेशन बनी है, वही चेहरे बार बार आ रहे हैं। और एक तो वही चेहरे या चेहरों के घरों में से ही चुन के लोग आ रहे हैं। ये जो पैनल सिस्टम है, ये छोटी पार्टियों में जो नए चेहरे हैं ना, उनको ज़्यादा किल करती है। अगर कुछ नए चेहरे काम कर रहे हैं तो उससे पहले वो सालों में 4-5 साल काम कर रहे हैं कि भाई मुझे एक ही वार्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक तो भले ही वो रिजर्व हो, तो मेरे ग्रुप में कोई बंदा है तो वो खड़ा हो जाएगा, ओपन में है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई लेडी है तो कोई, उसको 30,000 लोगों में जाके ये करना है, प्रचार करना है। सबसे पहले तो ये चुनौतियाँ है। छोटी पार्टी हम लोग है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तो सबसे ज़्यादा चाहेंगे, और मैं ये दावा भी कर पाऊंगा कि सबसे एजुकेटेड बंदे, एजुकेटेड चेहरे जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, जिनको आकार उकार नहीं है कोई, लेकिन जो ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। और ऐसे चेहरे जाने के बाद इस शहर का नक्शा कम से कम बदल दिया जाएगा। जो काम अब तक नहीं हुआ है उस कामों का शुभारंभ हो उन चेहरों के साथ, ये प्रयास मेरा कायम रहेगा। पारकर साहब, ये जो बात हो रही है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आप लोग जैसा माते साहब ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 3 पार्टीज हैं, ठीक है, 3 बहुत सिंप्लीफाइड बात है कि 3 सीट है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि तीनों हर बार डिवाइड होंगे, क्योंकि आप शिवसेना बड़ी पार्टी है, आप नेचुरली ज़्यादा डिमांड करने वाले हैं। इसमें कैसे? और इनका कहना है कि 111 में उनका पावर है, तो हो सकता है आपका एक उस पे वार्ड पे आ जाएगा और 2 में बीजेपी आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। अभी जब से पैनल का टॉपिक निकला है, मैंने मेरे इधर रैंडम लोगों से पूछा है कि वोटिंग कैसा करेंगे आप। मैं अपना पर्सनल व्यक्त कर रहा हूँ बात। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे क्लियर बोला बाकी 2 कौन है, हमको उनसे कोई मतलब नहीं, हम किशोर हमको चाहिए, हम तेरे को वोटिंग करेंगे, मतलब लेकिन आप बाकी 2 किसको करेंगे? तो फर्स्ट वो बीजेपी बोलते हैं, मैं रैंडमली पूछते जा रहा हूँ। सेकंड वो शिवसेना को बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको ही फायदा होगा, इट मे बी बेनिफिटेड टू बीजेपी ऑल्सो, जो रियलिटी देख रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी भी वो वोटिंग पैटर्न वैसे ही चल रहा है जैसे सब जगह चल रहा था। लेकिन अगेन इधर क्या होता है, जो नगर सेवक लोगों के लिए दिन रात काम करता है, उनके लिए दिन रात खड़ा रहता है, लोग ज़्यादा झुकाव उनकी तरफ देते हैं, पार्टी को थोड़ा 10-15% ही देखते हैं, बट 10-15 करके 45% हो जाएगा। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि इसका फायदा अभी किसी को होगा, किसी को नहीं, वी कांट से। अब इसके लिए हम लोग को हर पैनल में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने मारवाड़ी, गुजराती निकाल के बेसिकली आप लोग के बहुत पहले ही जैसे पैनल बन जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा कि इस इधर से कौन जीतेगा, इधर से कौन जीतेगा। ये पिक्चर बहुत इलेक्शन के पहले ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपने देश में अभी भी जात के हिसाब से वोटिंग होती है, जो गलत बात है। विकास हो नहीं रहा, आई हैव सीन दैट। आप देख लो, आपको खुद को पता चलेगा। हमारे साहब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि उनके यहाँ के वार्ड के लोगों ने कहा कि भाई किशोर हम तुमको तो वोट दे देंगे, बाकी का हम देखेंगे, उधर के भी वैसे बोलते होंगे। तो ऐसे में हम छोटी पार्टीज का वो बात कर रहे हैं कि उनको नुकसान होगा, इंडिपेंडेंस को नुकसान होगा। आज अपन कांग्रेस की अगर बात करें नवी मुंबई में, कांग्रेस के जो चुन के आते हैं आपके जैसे हैं, जो सालों साल से चुन के आते हैं, वो दिखाई देता है कि भाई रमाकांत मात्रे नाम है जिन्होंने काम किया है, इसलिए वो आराम से चुन के आ रहे हैं, सामने के लोगों की डिपॉजिट जब्त हो रही है। पार्टी का एज सच जो है वो नहीं आ रहा। जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक वोटर बेस दिखता है, शिवसेना का वोटर बेस दिखता है, कांग्रेस का नहीं दिखता है। तो फिर आप बोल रहे हैं पैनल पे फायदा होगा, इनकी वजह से थोड़े बहुत वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को, लेकिन देखो हमारे जो वोटर्स है सालों से, जो जैसे मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, माइनॉरिटी समाज है, वो पहले से ही कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, वो आज तक जुड़े हैं। जैसा किशोर जी जो बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड का, वैसा हमारा भी एग्जांपल मैं देता हूँ, अविनाश लाडके भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो वहाँ पे भी लोग बोलते चलो हम आपको एक कांग्रेस को देंगे, एक इनको देंगे। तो एक दूसरे का वार्ड में जो है डिफरेंट, हर एक का भी, जैसे किशोर ने बताया वो अपने वार्ड में मजबूत है, लाड साहब हमारे वो अपने वार्ड में मजबूत है, बाजू के समझो अगर ये गायकवाड़ वैभव जी आए वो अपने, तो इसमें इसके लिए मैं बोलता हूँ आघाड़ी को फायदा हो जाएगा एक दूसरे का, मजबूत है तीनों। तो वैसे सब जगह है ना, मैं बोला ना आपको, अगर एक मजबूत रहेगा
स्ट्रांगली, वो दोनों को आगे खींच सकता है ना। तो बर्डन आएगा किशोर जी? नहीं, किशोर का बात नहीं है, हर एक का इसमें है ना, हर एक एग्जाम्पल किशोर ने बता दिया। अभी किशोर जी का तो तीनों वार्ड में वो तीनों स्ट्रांग है। नहीं, ओवरऑल में बता रहा हूँ ना, ओवरऑली में आपको बता रहा हूँ। अगर कोई एक कमजोर हो, दो कमजोर हो और एक स्ट्रांग हो, कोई भी पार्टी का होने दो, तीनों में से शिवसेना होने दो, राष्ट्रवादी होने दो या कांग्रेस, तो एक अगर एक भी स्ट्रांग रहेगा ना, वो दोनों को आगे खींच सकता है। और ये जो रिजर्वेशन, क्योंकि अभी रचना फिर से चेंज होने की बात है, रिजर्वेशन पूरे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ समीकरण चेंज हो गए जो प्लानिंग चल रही थी, इस तरह से तो पूरा कोलैप्स हो गया। जो प्लानिंग जो पहले चल रही थी पूरा कोलैप्स हो गया, उसमें कोई टेंशन वो डी रिजर्व हो गया ना जी, वो कैंसिल हो गया पूरा। इसमें ऐसा है ना सर, बीजेपी एक तरफ और सारी पार्टी एक तरफ होने वाली है। अभी ये महाआघाड़ी के 3 उम्मीदवार रहेंगे, तो सामने वाले वोटर को इनको समझाना पड़ेगा, किशोर जी को समझाना पड़ेगा कि ये मेरे को धनुष्य पे देना है, फिर लाल साहब को समझाना पड़ेगा मेरे को हाथ पे पंजे पे देना है, फिर गायकवाड़ देखेगा बोले मेरे को घड़ी पे देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक ही निशान रहेगा, सारे उम्मीदवार को कमल को देना है। तो हम लोग को उल्टा इजी हो गया है कि ये सब पैनल और महागढ़ी होने से हमको और इजी हो गया है। जो भी कम लिखे पड़े हैं, जो भी एजेडेड है, उनको कुछ समझता है ना, तो उनको पहले यही बोलना बस कमल, तो तीनों मशीन पर ठाक ठाक कमल मार के निकलेंगे। इसके लिए हमारा जो स्ट्रेटेजी जो बना था, उसमें जो चेंज करके हमने इस बेसिक के ऊपर चल रहे हैं कि 75 की 80 हम लोग कहीं भी इसने कितने भी कुछ करने दो, ये टोटल पे हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन भरत साहब जो आप बोल रहे हैं ना, शिवसेना का धनुष्य बाण किसको मालूम नहीं है, कांग्रेस का हाथ किसी को, कौन सा वोटर को मालूम नहीं है, घड़ियाल राष्ट्रवादी का घड़ियाल है, सबको नॉलेज है। आप ऐसा मत सोचो कि तीनों कमल के लिए जाएगा। तीनों जो सिंबल है वो सब लोग जानते हैं, बच्चा जानता है तीनों का सिंबल। शिवसेना का भी जानते हैं धनुष्य बाण, कांग्रेस का हाथ जानता है, राष्ट्रवादी का घड़ियाल जानता है, ये बच्चा लोग ही जानते हैं। आप इसका ये बहस मत निकालो मेहरबानी करके। तीनों सिंबल हर देश, हर महाराष्ट्र में, हर कोने में सबके पास ही सब जानने वाले हैं। मैंने ऐसा ही कहा है कि जो एजुकेटेड नहीं है, समझो कम पढ़े लिखे हुए हैं, ज्यादा मतलब सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो थोड़ा ये हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, हाथ का पंजा तो आज भी ओल्ड एज आदमी देखेगा, किधर देखता है। अभी मैंने बहुत से लोगों को गांव में हमने देखता है, बुढ़े लोग जाता है, अरे हाथ का पंजा नहीं तो वापिस आता है, ऐसे लोग आज भी है। जेडी साहब, इसमें एक बहस में एक अच्छा मुद्दा ये है कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि और यहाँ के जो राजनीति में जो लोग हैं, शायद 60% 70% हमको ही मालूम नहीं है कि पैनल में किस प्रकार से वोटिंग है। इनका कहने का मुद्दा जो था उसमें था कि अगर किशोर जी एक जगह पे खड़े हो रहे हैं, मात्रे साहब एक जगह पे खड़े हो रहे, राष्ट्रवादी, किशोर जी का जो वोटर है उसको कहना है कि भाई मुझे यहाँ पे शिव धनुष्य में देना है और बाजू के वार्ड में कांग्रेस को देना है और बाजू के वार्ड में राष्ट्रवादी को देना है। तो ये जो कंफ्यूजन है, जैसे यूनिवर्सिटी का सेनेट का इलेक्शन रहता है और बैंकों का पैनल सिस्टम रहता है, ये सेनेट में पदवीधर जो कैंडिडेट है या टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वहां पे वोटरों की संख्या काफी कम रहती है। मतलब अगर मुंबई में अगर कपिल पाटिल चुन के आए हुए टीचर को, अगर 10,000 5,000 15,000 वोटों से चुन के आए असेंबली इलेक्शन से, यहाँ पे 30,000 40,000 का पूरा प्रभाव। उसके आगे दिक्कत ये है कि मुझे लग रहा है ऐसे, अभी तक पूरा अभ्यास के अनुसार मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रभाग के अनुसार आपको निधि मिलने वाला है, प्रभाग के अनुसार निधि मिलने वाला है, वार्ड के अनुसार निधि नहीं मिल रहा है, सिंगल के अनुसार नहीं मिल रहा। मतलब अगर एक जगह पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चुन के आ रहा है, एक जगह पे बीजेपी का चुन के आ रहा है और एक जगह पे अगर शिवसेना का चुन के आ रहा है, तीनों में तो सबसे पहले झगड़े है ही। ये प्रभाग निधि के कारण अलग झगड़े होंगे, उसमें विकास कम, और जो उसमें तीनों में से जो दबंग नेता है, मतलब अगर किशोर जी दबंग नेता है तो किशोर जी प्रभाग का निधि अपने वार्ड में ज्यादा से ज्यादा खींच के लेके आएंगे। अगले शायद सिंगल वार्ड हो या अगला प्रभाग हो, मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे वोट दिया है, क्योंकि उनका जो 15 सालों से 20 सालों से जो वार्ड है वो है। ये प्रभाग निधि के झगड़े थाना में हुए हैं, जब पुणे में इलेक्शंस हुआ है प्रभाग का, तो वहां पे ये झगड़े हुए हैं, और शायद नवी मुंबई में अब तक जो कम थे, शायद इस प्रभाग के बाद में प्रभाग निधि जो इकट्ठा मिलने वाला है, और आप तीनों को सोचना है कि किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
तो ये दिक्कतें खूप बहुत ज्यादा आहे. डेव्हलपमेंट काही एका वर्षाची नाही करू शकत. नाही वॉर्डनुसार नाही आहे, बघून घ्या तुम्ही एकदा. नाही ना, नाहीच ना. हो प्रभाग सर. बीजेपी के लिए आजकल थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मनसे का दिखाई दे रहा है, तो आप लोग दोनों यहीं पे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नवी मुंबई में ऐसा कुछ दिखने? नहीं, हम लोग उनको परवड़ने वाले हैं तो शायद चलेगा हमें. तो हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो मराठी का जो मुद्दा है उसके कारण पहले तो दिक्कतें हैं. और बाला नांदगावकर साहब हमारे जो नेता है, सीनियर नेता है, उन्होंने कल्याण डोंबिवली के दौरे में कहा है कि भाई हम सिंगली अभी तो लड़ने वाले. हाँ, वो जो ऊपर स्ट्रैटेजी जो अभी की जो बातें हैं वो तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग हो गया. नहीं बिल्कुल अब तक तो कुछ नहीं है. मतलब ये एज ए शहर जिला अध्यक्ष में कह रहा हूँ कि अब तक तो कुछ नहीं है. इनके पास शायद अपडेट कुछ होगी. कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है. देखा जाएगा. आप लोग को लगता है कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो आ जाए ना दोनों मिलके. तैयार है, आ जाए आ जाओ, हम लोग तैयार है ना. हम लोग महाविकास आघाड़ी तैयार है. एक उसमें और है, हम दोनों की जरूरत है, तीनों आपस में चालू है. हमारा आपस में ऐसा कोई नहीं मतभेद, मतलब एक कुछ भी हमारा मतभेद नहीं है यहाँ पे. मैंने कहा था, शायद अभी एक पीसी में कहा था, अजित पवार साहब सिडको में आए थे. सिडको तो नगर विकास खाते एकनाथ शिंदे साहब के पास है. ना ही हमारे खासदार साहब वहाँ पे रहते हैं, ना एकनाथ शिंदे साहब रहते हैं. मतलब ये चाहे, लेकिन ये मुद्दा है कि महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र लेवल पे कोऑर्डिनेशन नहीं है. और निचले स्तर पे तो जो बातें हैं वो तो आप खुद ही देख रहे हैं. कभी कभार कांग्रेस के 2-4 नेता बोल देते कि हम लोगों को आघाड़ी में जाना नहीं है स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन. चाहे सेना वाले अलग चल रहे हैं, राष्ट्रवादी वाले अलग चल रहे हैं. पॉइंट है. नहीं. क्लासिकनेस है सर डेमोक्रेसी की. आए ना सबको जितने ज्यादा वो जेंटलमैन की तरह नहीं है. नहीं नहीं, आप आज एकनाथ शिंदे साहब यूडी मिनिस्टर हैं, सिडको उनके अंडर में है. अजित पवार साहब आते हैं वहाँ पे, दो बार आते हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सिडको के इश्यूज कर रहे हैं. एकनाथ शिंदे साहब नहीं दिख रहे हैं और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है साथ में. सर आप देखिए, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, सब लोग ने काम डिवाइड करके लिया है. एक ही जगह दो नेता का क्या काम है? एक उनका कभी नवी मुंबई में काम करेंगे, कभी कोई थाना में काम करेंगे. उप मुख्यमंत्री है ना. चाहिए ना. इनका जो हमारा जो विरोध है, जो बीजेपी के यहाँ के नेता है, हमारा उनको क्लियर विरोध है. तो हमको अभी इलेक्शन इधर आया तो इधर ध्यान दे रहे हैं. अभी आज जयंत पाटिल सर आए, उस दिन अजित पवार साहब आए, अभी शिंदे साहब आते हैं. सब डिवाइड कर करके डेट के हिसाब से. अरे इसमें कोई राजनीति नहीं है. मंच वाले से रन देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग यूनाइटेड है. और सुनो अभी आप जो बोलते हैं ना, अभी 2000 में आपने देखा महाविकास आघाड़ी का मेलावा यहाँ पे हो गया विष्णुदास से, फिर वार्ड वाइज हो गए मेलावे, प्रभाग वार्ड वाइज हो गए. हमारा तो चालू था, अनफॉर्चुनेटली आगे गया मार्च कोविड की वजह से. नहीं तो हमारा सब आघाड़ी के माध्यम से हर जगह मेला हो गया ना. बीजेपी को है. ठीक है, बात साहब बोल रहे यूनाइटेड है, ये सब चल रहा है, लेकिन आपके लीडर्स ही ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं हम अकेले ही चलेंगे. देखो, हर एक को पार्टी बढ़ाने का, जैसे शिवसेना हो, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष होने दो, उसको अपना पार्टी बढ़ाने का हक है. अगर यहाँ पे अगर बोलेंगे नहीं तो कार्यकर्ता का भी सोचना चाहिए. तो आप लोग की बात है कि पाटिल साहब बार बार बोल रहे हैं कि भाई हम, वो देखो बोल रहे, फिर भी उन्होंने डिसीजन ऐसा लिया कि जो स्थानिक लेवल पे जो निर्णय हो जाएगा वो ही लागू हो जाएगा. तो आप लोग फेवर में हैं? हम लोग तो फुल फेवर में है सब लोग. हम लोग तो लास्ट टाइम मेला किया ना सब साथ में. खासदार साहब थे, एकनाथ शिंदे साहब थे, नाटा साहब थे, हमारे लीडर थे, सब लोग ने, राष्ट्रवादी के लीडर थे, सब मिलके, शशिकांत शिंदे थे, सब हम लोग ने मिलके सब आघाड़ी का हर जगह मेला किया. मानते हैं कि आघाड़ी नहीं होगी तो बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, आघाड़ी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. आघाड़ी आप ये बीजेपी वाले है ना, पानी में भगवान का मूर्ति लेके रखा है कि कभी इनका आघाड़ी कैंसिल नहीं हुए तो हम भगवान को ऊपर लेके. ऐसा नहीं है. हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है, जो न्यू बॉम्बे की लीडरशिप, वो खत्म करना. जो घरानेशाही यहाँ पे चली हुई इतना सालों से, वो खत्म करना है. पहले से ही तय हो गया. आप दिल से मनसे के कार्यकर्ता, गजानन काले को छोड़ के मनसे के कार्यकर्ता को दिल से पूछो आप, वो भी वही चाहता है कि यहाँ के लीडरशिप को पहला खत्म करें. इसके वजह से आघाड़ी 100% वार्ड के भी घरानेशाही के खिलाफ है. हम तो वार्ड के भी करने चाहिए. हम तो कहा है कि घरानेशाही के खिलाफ ये एक लड़ाई हो रही है.
मैं उसी पे आ रहा था अभी के, जो मैंने कहा कि मुद्दों की भी हमको डिस्कशन करना है कि क्या मुद्दे असल होंगे। घराना शाही पे भी आएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो लोगों का डायरेक्ट आ जा रहा है, अभी किशोर पाटकर साहब हमारे साथ में है, तो मेरे ख्याल से उसी से शुरू करना है, रीडेवलपमेंट। क्योंकि इलेक्शन जब भी आते हैं तो रीडेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है, और आप लगातार फाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में आपने तो काफी चैलेंजेस किए, हालांकि आज आप हमारे स्टूडियो में, क्योंकि हमने सुना था कि आप शायद जेल में जाने वाले दिवाली के पहले। हाँ, और साहब और मिर्जा साहब बोल रहे साहब भी ट्रांसफर हो रहे हैं, दिवाली के टाइम होगा ना पीसी अभी, तो दिवाली बस अब आई भी एक हफ्ते में, आप अभी तक अंदर नहीं गए। सर मैंने पहले ही बोला था ईडी, ये सीबीआई, एंटी करप्शन तब इन्वॉल्व होती है जब कोई बैंक में फ्रॉड होता है या किसी ने फॉरेन का ट्रांजैक्शन किया है। वो भट्टीचर आदमी मिर्जे ये बकवास करते बैठेगा। मैं भी पीसी लेने वाला हूँ कि मैं कब जा रहा हूँ। आप देखो रीडेवलपमेंट को कोई भी ओपन विरोध करेगा ना, 80% सिड़कों ने बांधे हुए घर है, पूरे 80% उनके खिलाफ जाएगी। मिर्जे इतना गिर चुका है, वो बोलता है मैंने 20 साल लड़ाई करके जो सीसी लाई वो सीसी कैंसिल करो। ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई गैंगस्टर भी नहीं बोलेगा। जिसको अगर खंडनी चाहिए वो भी बोलेगा मेरे को पैसा दो, लेकिन कभी बोलेगा नहीं गरीबों की सीसी कैंसिल करो। और उस जैसे आदमी को बीजेपी के नेता एनएमएमसी में लेके जा रहे हैं। इसको अब दिमाग का कितना दीवार पर ही बोल सकते हैं आप वो सोचो। रामचंद्र अगर लेके जाते हैं, इनके यहाँ के नेता लेके गए थे, साहब तो नहीं थे, साहब दिखे नहीं थे, वो गरीबों के दुश्मन नहीं हो। तो आप बताओ ना कौन लेके जा रहे हैं? मालूम है ना सबको? नहीं, जनता को मालूम होना चाहिए ना। के अंदर लेके गए, हमने टीवी पे देखा हुआ है। वो हमारा इलेक्शन का मुद्दा है ही सर। अभी ये मुद्दा जो है भरत साहब कैसे देखेंगे मुझे पता है, जुड़ा है लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नए घर मिलने। और चाहे किशोर पाटकर सही हो गलत हो, मैं वो बात नहीं, गलत क्या से होएगा? 20 साल कि लोगों के सब देख रहे हैं, गलत क्या देख रहे हैं, गलत सब सवाल है। और लगातार हर्डल्स आ रहे हैं, लगातार हर्डल्स आ रहे हैं, फिर ये कोर्ट जाते हैं, फिर हर्डल्स आ रहे हैं, फिर कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में कोई सोल्यूशन निकालने के बदले, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपके आमदार साहब उनको कमिश्नर साहब के पास लेके जाते हैं। सर ऐसा है नहीं कि जो रीडेवलपमेंट का काम होना चाहिए बराबर बात है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं इफेक्टेड वो एकदम स्मॉल लोग हैं, मतलब उसको बोलते हैं ना कि मध्यम वर्गीय लोग, जो ऐसे लोग हैं, तो उसी के ऊपर किसी भी तरह अन्याय नहीं होना चाहिए। 2 सालों से हो ये भी देखना पड़ेगा लोक प्रतिनिधि को। जैसे कि नाइक साहब जो है वो देखो आंसर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप दिल की बात बोलो, जो बोल रहे हैं आपको दिल की बात। भरत साहब आप दिल की बात बोलो, सीसी रद्द करके उनको न्याय मिलेगा। दिल की बात बोलो, जो आपके वोटों में है वही बात करो। उसका पूरा स्टडी होना चाहिए। और मैं एक बात बोलूँ, 20 साल से स्टडी कर रहे हैं, वो साथ में लेके ये सब चीज करनी चाहिए। अभी किशोर जी है यहाँ पे, किशोर जी एक वाक्य कॉर्पोरेटर है, लेकिन एक अगर सीसी मिलता है तो पूरे न्यू बॉम्बे को वो पूरा चालू हो जाए, उसे रोक ना सकता उसको। तो मैं पाटकर साहब को ये विनती करूंगा कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि आपके उस एरिया के आमदार गणेश जी नाइक साहब, उनके साथ मंदा ताई है, मंदा ताई सपोर्ट करते हैं ना उनको। तो मंदा ताई है, उनके साथ बैठो, कौन सपोर्ट पेपर बताओ, जो भी मंदा काकी ने हमेशा ही रीडेवलपमेंट को सपोर्ट किया है। कभी कोई खंडनी नहीं मांगी, कोई हिस्सेदार नहीं मांगी, 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। उन्होंने लोगों के लिए आगे खड़ा हो गया। लेकिन अभी देखो ऐरोली के अंदर लेके गए, खंडनी मांगते नहीं है। नहीं अभी हमारे नहीं अभी लोगों को इनको मालूम नहीं है शायद 8 कंपाउंड को सीसी आई हुई है सर। 8 कंपाउंड को, एक कंपाउंड को नहीं, 8 कंपाउंड को सीसी आई, जिसमें 3000 घर है। 3000 में से उधर अभी टोटल मिला के 100 लोग भी नहीं रह रहे। बाकी के लोग मेरे ऊपर भरोसा करके, सीसी के ऊपर भरोसा करके अपना घर खाली करके गए, जो प्रतीक्षा करे जल्दी चालू हो, जल्दी चालू, तो मेरे जीते जी मैं घर में चले जाऊँ। अब उसकी सीसी रद्द करने बोला वाला आदमी दिखता कैसे मुझे उधर? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे दो ये लोग क्या बीजेपी वोट करेंगे? अभी दो उनके साथ भी बैठना चाहिए ना। दो प्रतिनिधि है, इनका कहना है कि एक प्रतिनिधि सपोर्ट कर रहे हैं और एक कमिश्नर साहब के पास रद्द कराने के लिए। देखो उसने उसके कुछ पेपर बताने को लेके गए होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अपोजिट है। टीवी पे बोल रहा है ना सीसी कैंसिल करो, कौन बोलेगा मैं कहता सीसी कैंसिल करो? झोपड़पट्टी पुनर्वसन करने के टाइम उन्होंने एक पीसी लिया था, उसमें बोला था कि जल्दी हम लोग हमारे यहाँ के आमदार नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं।
हम लोग वेट कर रहे हैं, 6 महीने से वेट कर रहे हैं, वो कोई आएंगे सर, विषय मत चेंज करो। आप सब झोपड़पट्टी के बारे में बोलो मत। गरज साहब, आप झोपड़पट्टी के बारे आज हमको बहुत दुख हो रहा है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मुंबई के बगल में सिटी होने के बाद आज भी एक ही झोपड़पट्टी का पुनर्वसन एक भी घर मिला है कि पूछो आप किसी को? वही तो नहीं मिला। किसके वजह से नहीं मिला? अरे 180 करोड़ रुपए बीओसी में आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भेजे थे आपने को 180 करोड़। 2 साल कॉर्पोरेशन में ऐसे पड़े थे। पुत्र के लिए क्या किया है? आप ऐसा मत बोलो। ये भूमिपत्र के लिए क्या किया? रिडेवलपमेंट को छोड़ो। हम लोग काय केला भूमिपुत्रासाठी सांगा। भूमिपुत्र के लिए जो इन्होंने जाल बिछाया था उसको निकालते क्या जाल बिछाया था? अरे भूमिपुत्र के लिए हम लोग भी लड़े हैं। तुम्हारी मंदाताई है, मैं मानता हूँ, भूमिपुत्र के साथ मंदाताई है। मैं आज भी बोलता हूँ, दावा करता हूँ। क्या किया है? मैं बोलूं? हाँ बोल दो आप, लेकिन गलत मत बोलो, यही हमारा है। नहीं तो हम बीच में आपको टोकेंगे। हम गलत साहब को नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे। 6 महीने पहले तुम्ही पॉवर मध्ये नव्हता, 20 वर्ष इथे पालकमंत्री सर्व घरी भूमिपुत्रांसाठी काय केलं? अभी क्या बोल रहा हूँ, 6 महीने पहले अभी कैसे बोल रहे हैं? आप कैसे बोल रहे हैं फिर? काय बोल रहे का? जो बोल रहे हैं तो स्थानिक गावाले सर्व भरपूर आहे। रिडेवलपमेंट पेंडिंग है, भूमि पेंडिंग है, झोपड़पट्टी का नहीं, पार्टी का पेंडिंग है इशू। प्रॉपर्टी के फंड्स आ रहे हैं, यूज पैसा आया था ना इधर। बोलूंगा मैं, आप सब लोग चुप बैठो ना। बोलिए। 6 महीने पहले ऐसे ही इंडिया टीवी के ऊपर हमारी बाइट चल रही थी, मोरे साहब थे। मोरे साहब ने ये बोला कि भूमिपुत्र का काम हो गया। मैं बोला हो गया? मैं बोला अगर 100 दिन में भी होता है तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये आप चेक कर सकते हो। 100 दिन में भी अगर आप करते हो भूमिपुत्र का काम तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, ऐसा मैंने चैलेंज दिया था। 6 महीना हुआ उसको, कुछ हलचल नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने ऐसे जाल बिठाए है ना उस चीज को, वो ओपन करने के लिए और साल देंगे। अगर ये भी खुद भी निकालने को जाएंगे ना, वो खुद भी निकलने पाएगा इनसे। ऐसे इन्होंने सब जाल बिठा के रखे हैं उस चीज में। इसके लिए भूमिपुत्र इनको कभी माफ नहीं करेगा। नाइक साहब, हम लोग अभी है, हम लोग तो माफी कैसे? जे काम साढ़े 13 वर्ष 13.5 वर्ष तुमच्याकडे सत्ता होती। बाइट चेक कीजिए, 6 महीने पहले का। आप जो बोल रहे हैं कि ये क्या अभी 2 साल भी नहीं हुआ। की बात कर रहे हैं, ये अभी 2 साल से आए, 20 साल, 13.5 साल। 20 साल से बात कर रहे हो, 2 साल के पहले की बात करता हूँ जी। हमारे सब प्रकल्पग्रस्तों की दत्तम मंदिर में एक बहुत बड़ा हमने आंदोलन किया था, जिसमें बीजेपी नहीं थी, आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद सर्वपक्षीय दल की जाके शेतकरी हाउस में हमारी एक मीटिंग हो गई। 1 मिनट, वो मीटिंग में ऐसा ठराव पास हो गया कि अपन सारे लोग एक भी बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे उस चीज का, और हम लोग हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को देंगे, वो अपना काम करें। हम लोग सड़कों के प्रशासकीय उसमें गए, सारी पार्टी के लोग गए, राष्ट्रवादी का अध्यक्ष गया, बीजेपी का अध्यक्ष गया, कांग्रेस का अध्यक्ष गया, शिवसेना का अध्यक्ष गया, सब गए, और फोटो भी आज तक उनको हमने निवेदन दिया, और उन्होंने बोला पालक मंत्री ने 2 साल पहले कि ये 90 दिन में मैं आपका काम करता हूं। नहीं हुआ तक, क्योंकि इन्होंने जो ऐसा वो करके रखा है, वो छोड़ने के लिए उनको खुद भी नहीं जमेगा। अभी मैं बताता पीएपी के बारे में गरज साहब, आपको जानकारी नहीं है, नहीं मालूम, नहीं होगा। 2021 जनवरी 2010 में अशोक चौहान साहब सीएम थे, तभी प्रकल्पग्रस्त घर का ऑर्डर निकाला, उन्हें अप्रूवल दिया, सब कुछ किया। कोपरखैरना से स्कीम स्टार्ट हो गया। राजेश काटकर डिप्टी कलेक्टर थे, उनको उस वक्त के एमडी सत्रे साहब ने अपॉइंट किया था। 186 फाइल कोपरखैरने का निकला था, उसमें से 132 फाइल क्लियर हो गया। अनफॉर्चुनेटली अशोक चौहान साहब का रिजाइन होने के बाद, जैसे ही रिजाइन हो गए 1-1.5 महीने में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान साहब के दिमाग में डाला कि साहब रेगुलराइज मत करो, कस्टल समूह विकास योजना करेंगे। उसके वजह से आज तक वो इशू पेंडिंग है। इसका जवाबदार कौन है? आपको मालूम है क्या? कौन है सत्ता? तभी कौन थी सत्ता? तभी बात सुनो, 2010 से 14 तक कौन थे पालक मंत्री? आप जो बोलते हैं वो
नहीं, दादा ही थे ना, हमारे दादा ही थे ना चीफ मिनिस्टर। अरे लेकिन तभी मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, तभी बात सुनो, तभी चीफ मिनिस्टर देखो, तभी अशोक चौहान साहब को पूरा मालूम था, इसके लिए उन्होंने सुना नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब नए आए थे यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये आप भी जानते, कले साहब आप भी जानते, वो आए शुरू में, उनको इतना स्टेट का नॉलेज नहीं था, उन्होंने गुमराह कर दिया, तब से आज तक वो पेंडिंग इश्यू पड़ा है। कौन जवाबदार है आप? और रह गए झोपड़पट्टी के पास, नहीं सुनो ऐसा है क्या चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई अरे होता ना, लेकिन पालक मंत्री का उन्होंने सुना ना उस वक्त, अरे पालक मंत्री का सुना ना उन्होंने, सुना ना उन्होंने। साहब आपका लोग का कहना है कि 15-20 साल में काम नहीं हुआ है। हाँ, आप 1-2 साल में क्या हो जाएगा? अभी गरज साहब हमको, आप लोगों ने क्या किया? गरज साहब हमको राजनीति में चाहिए, हमको नहीं चाहिए तो रिजाइन करे। आपको बता देता हूँ, अभी कम से कम लास्ट 2 महीने में ऑफिशियली 5 से 6 मीटिंग हुई है। सिडको इज एक रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, वो फ्री में नहीं दे सकते। तो उन्होंने 2000 का एक रेट प्रपोज किया था, जो 4000 रुपये में हो चुका है। 4000 रुपये चार्ज करने का भूमिपुत्र को और इनका रेगुलराइज करने का। सब तुम्ही राजीनामा द्यायचा बोलू नका, तुम्ही पाहिजे आत्ता झाली मीटिंग, अभी रेट फाइनल अभी हुआ, अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा राजीनामा देने, 6 महीने पहले हुआ था। नहीं अभी हो गया, हमारा अभी मीटिंग हो गई। हमको 2 चीज मालूम है, इधर के जो स्थानिक भूमिपुत्र उन पर अन्याय हुआ है, और रीडेवलपमेंट इलेक्शन के झोपड़पट्टी के ऊपर भी अन्याय हुआ है, आ चुका है ऑलरेडी। उन्होंने थाना में ऑफिस भी शिफ्ट कर दिया है। देखिए ये सारी चीजें जब कोई भी करने को जाता है, इधर का अनफॉर्चुनेटली नवी मुंबई का ऐसा है, कोई अच्छा भी करने गया तो इधर के जो संस्थानिक लोग उनको करने नहीं देते, इसने नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो हम ही करेंगे, अपना सोच के, छोटा सोच के कारण लोगों को सफरिंग करने लगाते हैं। ये आप देखो इधर का ऐसी है, अभी उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये करेंगे, अब उसके ऊपर भी ऑलरेडी पीएल करके रखा है, इसलिए मैं पीएल नंबर लेके आया हूँ। गरज साहब को नहीं मालूम है तो मैं बोल के रखता हूँ, इधर के गाँव वाले लोग के लिए अभी के इनके नेता ने कोई काम नहीं किया हुआ है, मुझे सब बायट है। पीआईबीटी 2013 इनके मुख्यमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र का रेगुलाइजेशन करने का जीआर निकाला था, रेगुलेशन करो, पृथ्वीराज चौहान करो, नहीं फडणवीस साहब ने निकाला था। हाँ। उसको इधर एक दीघा में जो एक्टिविस्ट है, मेरे नाम भूल गया, उन्होंने और संदीप ठाकुर साहब ने चैलेंज किया, उसके फेवर में मुंडे साहब ने एफिडेविट दिया, वो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। अपने को अपील में जाना चाहिए, अपील में जाना चाहिए। मैं सब भूमिपुत्र की मीटिंग में 10 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि वो लोग एमआरटीपी का एक्ट अमेंड करने जा रहे थे, बट अगर करने का होगा ना तो कोई दिल से करेगा। मैं लेके आया ना, भले किसी की गवर्नमेंट हो क्या भी हो, मैं करके लाया ना मेरे इधर के लोगों के लिए रीडेवलपमेंट, ठीक है, उसने क्या मैंने किया ना किया उन्होंने, बट सर लेकिन वो रुक गया ना, नहीं 2700 रुपया अभी 4000 रुपए में, अभी 4000 हो गया, अभी हो गया, लेकिन ये काम 4000 रुपए करने दो, ये काम नहीं किया, करने दो। अभी देखो भूमिपुत्र का वाला होना चाहिए कि ना, अभी मैंने क्या बोला, अभी इन्होंने करने दो, गजानन साहब करने दो, रमाकांत अपने इधर के लोगों का करो ना, इनका सोच बड़ा, कोई भी करो लेकिन काम करो। ये लोग क्यों करने नहीं देते हमको, क्यों करने नहीं देते, ये बातें रुकती क्यों? अभी देखो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी इनको मालूम है मंदिर तो सैनिक है 2 साल से, उनके पास निवेदन देके 4 साल हो गए, 4 साल पहले निवेदन दिया हमने कि 90 दिन में करके देने पालक मंत्री, वो भी रुक गए। काले साहब आप सुन रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनका कहना है कि भाई 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे पास इन्होंने कहना है इनको कैसा बोलने का, हमको भी प्रॉब्लम है। गलत साहब का कहना है कि भाई आपने आके 2 साल में क्या तीर मार लिया है, आप बाहर से देख रहे सर 8 सीसी लेके नहीं आए क्या हम लोग, 8 कंपाउंड का? हम लोगों को थोड़ा भाषण कला में एक चीज़ सिखाई जाती थी, तो शायद ये महाराष्ट्र का उदाहरण है या महाराष्ट्र के अन्य राज्यों का उदाहरण, कि कोई नेता खड़ा हो जाता है और बोलता है भाई ये चुनाव अगर आप मुझे चुन के दे रहे हो तो मैं आपको नल लगवा दूंगा, तो फिर एक चुनाव वो नल लगवाने में चला जाता है, लोग चुन के दे देते हैं उसको, बोलता है अभी नल लग गया, पानी का क्या, बोला अगला चुनाव आप मुझे चुन के दे दोगे तो मैं पानी लेके आऊँगा, तो पानी भी आ जाता है नल को, वो घर तक कैसे आए? तो ये 15, 20, 25 सालों की जो राजनीति है नवी मुंबई की, ये आप 2-3 मुद्दे, वही मुद्दे सालों भर, मतलब रीडेवलपमेंट का मुद्दा हर 20 साल से नहीं, कॉर्पोरेशन के तो इलेक्शन छोड़ दीजिए, विधानसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में और स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में
रीडेवलपमेंट का मुद्दा, यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों का मुद्दा, सिडको के घरों का मुद्दा, झोपड़पट्टी किसी को भी ये मुद्दे छुड़वाने क्यों नहीं है? राजनीति में हम लोग आए हुए हैं तो जो कलम कसाई बोला जाता है, मतलब महात्मा फुले ज्योतिबा फुले जी ने वो अपने इसमें कहा था मालूम है कि हम लोग कलम कसाई है कि पेन जब चलता है तो लोगों के हित में कम चलता है कि भाई ये अगर मुद्दा छूट जाए तो भाई अगला मुद्दा ही नहीं है फिर नवी मुंबई में। सर आप लोगों ने नासिक में क्या किया? आप सत्ता में थे। देखिए अगर ये जो कौन सी डेवलपमेंट हुई है बहुत ज्यादा? नाशिक मध्ये काय झालंय ना, नाशिक में क्या हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। नासिक निकल गया नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना। क्यों नहीं दिया? अभी 200 CR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का सबसे बड़ा उदाहरण आज नाशिक कॉर्पोरेशन है। मतलब गोदा पार्क रहे, डॉक्टर म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने शस्त्रास्त्र संग्रहालय है, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क जो हमारे यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है कि ट्रैफिक की जो बातें हैं उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो छोटे बच्चों से समझा जाए। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है, ये सभी CSR फंड से, मतलब 200 CSR फंड से। ये हमारे यहाँ पे शायद वंडर पार्क जो है वंडर पार्क नहीं होता काय साहेब इथल्या CSR चे पैसे गेले कुठे? जरा अभ्यास करा ना तुम्ही. मनसे CSR वरती जास्त स्पेशलिटी है. सबसे रिलायन्सनी CSR मध्ये ब्रिज बांधलेला. सबसे ज्यादा ये अभी आप सभागृह में थे, ये मुद्दा अगर उठाना था नॉन स्टॉप उठाया मैंने अकेले ने. मैं EPC का पैसा है, EPC का पैसा मैं प्रशंसा करता हूँ इनकी, लेकिन अपने यहाँ पे 10 कोटी का भी 10 CR का भी CSR फंड किसी प्रोजेक्ट के लिए खर्च। वंडर पार्क अभी कुछ 28-30 करोड़ का फिर से वहाँ पे कुछ कारंजे बिरंजे कुछ करने वाले। मेरे ख्याल से ये उदाहरण है, हम लोगों ने नासिक में ये किया हुआ है। ये जो सबसे बड़ा पहले बात थी किशोर जी ने जो कही कि विकास के मुद्दे पर लोग भी अभी मतदान नहीं करते, उनको भी यही चाहिए कि सालों साल ये मुद्दे चलते रहे, कभी धर्म का मुद्दा रहे, कभी जात का मुद्दा रहे, कभी और मुद्दे रहे। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे ज़्यादा हर इलेक्शन में आते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम बदलना चाहिए। हमें हम 21वीं सदी की कॉर्पोरेशन, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, गजानन काळे साहब सभागृह में नहीं थे। कोई भी अच्छा ठराव लाओ, इतना संकुचित मनोवृत्ति है। ट्रांजिट का ठराव विरोध कर दिया, रीडेवलपमेंट का ठराव विरोध कर दिया, स्मार्ट सिटी को रिजेक्ट करता है। अब ये बीजेपी का ठराव था, वो अपने को पैसा दे रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ टक्केवारी। स्मार्ट सिटी का प्रपोजल कोई रिजेक्ट करता है क्या? वो क्या बोल रहे थे, आप करो, लेकिन सी अपना नई मुंबई इतना अच्छा और बन सकता था। CSR का कितना पैसा आया, कितना गया, मुझे बाई हार्ट है महासभा में। मैंने उपस्थित करते ही मुद्दा, आप मेरे को बताओ, इधर के जो नेतृत्व जिनके पास महासभा थी, अभी मैं गलत सबको कैसे बोलने का मुझे वही समझ में था। हम दोनों विरोध में बैठे थे बाजू बाजू। अभी हमको ठराव पास नहीं होगा तो कैसे कोई फंड्स आएंगे, कैसे यूज करेंगे? इसलिए हमको एक बार महासभा चेंज करनी है, हमको महासभा चेंज करनी है। ठराव आने दो ना, अच्छा ठराव हो, लोगों का भला होता है, अपने को पास करना चाहिए। फिर बीजेपी से आए, मनसे से, वी शुड वेलकम इट। सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता था। केला कि आपला सर क्यों? क्रेडिट के लिए, ओनली क्रेडिट के लिए। लोगों का नुकसान होने दो, लोग 20-20 साल से खराब घर में रहने दो, गांव वाले लोग को घर मत बनने दो, उनका रेगुलराइज मत होने दो, और फिर भी ये लोग उनको ही वोटिंग करते। कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग कहाँ चल रहा है। शायद अभी नेक्स्ट जनरेशन आए, एजुकेटेड जनरेशन, वो आपको दिखाएगा इस बार चमत्कार। मतलब साहब गाँव वाले की बात कर रहे हैं आप, मैं खड़ी बोलूंगा ना, हमारे ऊपर भी अन्याय है, तो तुम्ही पण बोलना पाहिजे सर। गाँव किया जाता है, लेकिन गाँव वालों का सबसे बड़ा मुद्दा है रीडेवलपमेंट। तो बाद में आए जो लोग गाँव वालों की तो जमीन हम देखेंगे सॉल्व करके, इसलिए बोला रिजाइन मत करो, आपको मालूम पड़ेगा। जमीन ले लिए हो गया साहब, आता 20 वर्ष मुद्दा ठेवलेला टाइम निकल दिया। माते साहब क्यों? और गाँव वालों का नवी मुंबई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कहते हैं ना योगदान, वर्चस्व रहा है, एंड त्याग है, और आपके कॉर्पोरेटर ज्यादा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक नहीं सॉल्व हुआ। बोला ना किशोर ने, संकुचित वृत्ति, वही कर रहे हैं। क्या दूसरा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सब करे, हम ही करें, दूसरा को नहीं। बस
जब कोई भी काम रहेगा ना वो सब मिलके करेगा ना तो वो मजबूत रहता है, अकेले करेगा तो मजबूत नहीं रहता है। वही रीज़न है, दूसरा क्या है। पर एक और है, मैं गणेश साहब की तरफ से ही बोलता हूँ, और आप लोग गणेश नायक साहब के बारे में बात करें जिन पालक मंत्री थे, उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलके थी और कांग्रेस के सीएम काम नहीं करने देते थे और अप्रूव नहीं करते। तो मिलो ना सीएम को देखो अभी सुनो आप जो बोलते हैं ना, सीएम के पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए। मैं विलासराव जी को देखा, सुशील कुमार शिंदे साहब को देखा, चौहान साहब को देखा, और दोनों चौहान साहब को नज़दीक से देखा। चारों सीएम को मैंने 15 साल में मैंने नज़दीक से देखेला है। जाना चाहिए ना, बाकी के लोग कैसे जाते थे? आपको मैं एग्जाम्पल देता, सुनो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं खुद MMRD का मीटिंग में बैठा था उधर, गलती से देशमुख साहब ने मेरे को अंदर बुलाया। साहब ने खुद शिंदे साहब का प्रस्ताव थाना का, तभी तो वो शिवसेना में थे, आघाड़ी की सरकार थी, अरे आना रे नाथांचे प्रस्ताव आना, ऐसा वर्ड यूज किया है। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट है वो सिटी का डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं है। तो जाके सीएम को मिलना चाहिए, अगर मिलेगा। आज आप जो बोलते देखो थाना में जाओ, आप BSUP का कैसा घर बनाया देखो, आप जाके आप बोलेंगे कि घर है, मकान है, कि इतना सुंदर बिल्डिंग बनाया है शिंदे साहब ने BSUP का स्कीम में। अरे GR का बात बोलो ना, सुनो आप सीएम को मिले, देखो सीएम कोई भी अभी देखो, आज उद्धव साहब है, क्यों सब लोग मिनिस्ट्री लोग कांग्रेस के मिलते हैं, राष्ट्रवादी को मिलते हैं? सीएम होता है ना, उसका तुम रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप जाते नहीं थे सीएम के पास। कांग्रेस आज आप सुनो भरत साहब, आज मंदादाई का क्यों उद्धव साहब सुनते हैं? क्योंकि वो जाती है, साहब को रिक्वेस्ट करते, पब्लिक का काम है। ये सोच आदमी की सोच कभी भी बड़ी होनी चाहिए। सर 100 बात की एक बात, मंदादाई का काम क्यों कर रहे हैं आज बताओ आप उद्धव साहब? उस टाइम के मुख्यमंत्री के हाथ को पैरालिसिस मारा। अरे छोड़ो यार पैरालिसिस का बात नहीं है। कुछ के राष्ट्रवादी वाले लोगों का काम उस टाइम के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे थे, और शरद पवार साहब को बोलना पड़ा कि हमारी कोई फाइल जाती है, हमारे राष्ट्रवादी के मिनिस्टर की, हमारे अंदर की कोई फाइल जाती है, तब इस मुख्यमंत्री के हाथ को लपा मारता है। ऐसा उनका ही तो पृथ्वीराज चौहान हमेशा सीएम थे क्या? पृथ्वीराज, लेकिन उसके पहले 11 साल थे ना, 11 साल 3 सीएम थे, 11-12 साल सीएम थे। आप जो बोलते फिर आपने भी सुना, आप जो बोलते फिर जयनारायण का पैसा क्यों कैसे मिला? जयनारायण का पैसा मिला ना कांग्रेस के टाइम पे, अशोक चव्हाण साहब ने दिया ना जयनारायण का पैसा, कभी उन्होंने देखा नहीं है। मला सांगा बीजेपीची संस्कृती आहे का? ऐकला नाही, एक गोष्ट ऐका, देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना सांडपाड्याला आले होते, तरी त्यांना भेटायला आले नाही, आले होते कधी काय कुठली सांडपाड्याला विजय चौगुलेचे भवनाचं उद्घाटन होतं, देवेंद्र फडणवीस साहेब आले होते काय? बघा इथं येत नाही, आम्ही प्रॉब्लेम की वजह से ना हमको सफरिंग हुआ है, देवगिरी बाजू में रखनी पड़ती सीएम के सामने। मंदादाई का काम कर रहे उद्धव साहब, और क्या मांगता है? वो जो हमारे इतनी काय किसी का भी फाइल नहीं की, साइन नहीं किया। आता कोविड पिरियड मध्ये एमएमसी मध्ये गेले ना मदत करायला। पहले जब कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट थी, इनका कहना तब भी नहीं चाहते थे। अब इसी चीज की सफरिंग हुई हम लोगों को, तो भी सीएम से एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मंदाताई आता बोला आता तो लपा नहीं मारला है ना कि इस नवंबर के जो काम रुके हुए हैं वो सब गणेश नायक साहब राष्ट्रवादी के करके हुए, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस वाले राष्ट्रवादी का कोई काम नहीं कर रहे थे ना। भेटायचं जयनारायण को पैसा दिया ना, 850 करोड़ रुपए के ऊपर दे दिया। आमच्यासाठी जाओ ना, लोकांसाठी जाओ। आज की बात कर रहा हूँ कि जो मुद्दे रखे हुए हैं, नायक साहब आज भी उन्होंने काफी विजिट किया है रौली वगैरह का, ये सब मुद्दे लेके पहिले करायला आमची कामं झाली, पालकमंत्री है ना, पालकमंत्री को भी नहीं आमची कामं झाली असते त्यावेळेला पालकमंत्री से नहीं मिल सकते, उनको लगता होगा कि शायद नहीं जो लोग है वो नहीं है, मुख्यमंत्री से मुद्दे जो है वो पालकमंत्री को मालूम है ना, या मुद्दे नहीं पालकमंत्री नहीं स्थानिक विधायक ने भी जाना चाहिए ना, वो भी जाते। आता आपण भेटत नाही एकमेकांना। सर मेरे पालकमंत्री ने एक भी मुद्दा घेऊन अभी आपकी मैंने कारपोरेटर सुनो गेडी साहब, अभी गरज साहब आप कारपोरेटर थे, आप हमारे सम्माननीय महापौर साहब जयवंत सुतार और सुधाकर सोनवणे को मिलते थे ना काम के लिए, क्या नहीं मिलते थे?
आप बताओ ना, आपका में अरे छोड़ो यार, ऐसा मत बोलो। तुम आप जयवंत साहब को और सुधाकर सोनवणे को जो भी प्रस्ताव महापालिका उधर जाने के पहले आप मिलते थे, ऐसा मत बोलो। आप देखो अब जाते थे ना कैबिन में, ऐसा मत बोलो यार। सुनो पानी ले आप हमको चाहिए। हाँ, बीजेपी में आपको हमको चाहिए। टाइम तो मैं गया ही नहीं। महापौर हमारे जो जयवंत सुंदर जी है, उसने लास्ट टाइम हमारे सारे नगर सेवकों के काम रोके थे, तो सारे नगर सेवकों के लिए मैं गया था उनके पास। वही मैं कह रहा हूँ, बस तो वही बोल रहा हूँ ना, वही तो हम लोग बोल रहे हैं ना। अरे अभी मंदाताई को सीएम साहब इतना अगर काम रुके हैं तो जाना चाहिए। टीम का काम था, मैं एज ए अध्यक्ष था, मैं गट नेता था, टीम का काम करना मेरा पर्सनल काम कुछ नहीं। पर्सनल कोई कौन बोलते हैं? आज सिडको के अधिकारी बोलते हैं मंदाताई को। हाउस में मैं उनके हाथ में था, हाउस से काम कराने के लिए था, मैं उनको पर्सनल मेरे देखो कोई पर्सनल काम का नहीं बात कर रहा है, अपना वार्ड का काम, पब्लिक का काम बोल रहा हूँ। पब्लिक के काम जाना पड़ता है। अगर इनके सीएम ने रोक के रखा है या इनकी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो क्या नायक साहब जाके एक साथ मुद्दे नहीं कर सकते हैं? भाई ये मुद्दे अब जैसा भी सिडको एमडी के पास नाइक साहब कमिश्नर साहब के साथ जाने के बाद हर चीज प्रिंट मीडिया में आनी चाहिए। क्या गए होंगे, हमको क्या मालूम? अरे ऐसा वैसा पब्लिक काम आई है, पब्लिक काम में मीडिया को लेके जाने में क्या अर्थ है? कमिश्नर साहब के पास जाते हैं तो पूरी मीडिया को लेके जाते हैं, सिडको एमडी के पास जाते हैं तो पूरी मीडिया को लेके जाते हैं, सीएम के पास लेके जा रहे हैं। देखो हम लोग सारे चीज को मैं खुद भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है साहेब आता नाही गेलं तर चालेल, आम्ही जात आहोत, आम्ही त्यांचं भोजन कमी करतो, आम्ही जात आहोत। आज न्यू बॉम्बे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही थी, कोरोना के इस संकट के काल में इतने प्रॉब्लम ही थी। उस टाइम नाइक साहब 50 बार जाके आए, ये तो उनका बड़प्पन है। तो अप्रिशिएट कर रहे ना उसको, हमारा हम 20 साल से सफरिंग कर रहे हैं, आपको वही समझा रहे हैं। कमिश्नर के पास जाने का, सीएम साहब के पास नहीं जाने का, इनके पास जाओ ऐसा हम नहीं बोल रहे, आम्ही जे सफर केले ते तुम्हाला सांगतो। अब कधीच प्रॉब्लेम सॉल्व झाला असता। मंत्री आपके हैं, अरे पालक मंत्री को मिलना चाहिए ना। तो पहले पालक देखो इसके पहले हम रोज मिलते हैं सीएम अभी तो हमारे न्यू बॉम्बे के प्रश्न क्यों नहीं पूछते उनको? अभी बात सुनो, ठीक है बात सुनो सर, एक मिनट किशोर, अभी देखो आप जो बोलते ना, ठीक है सीएम को मत मिलो, अभी डीपीसी का मीटिंग रहता है थाना में, तभी नाइक साहब जाते हैं, पालक मंत्री वहाँ के अध्यक्ष रहते हैं, तभी भी बोलना चाहिए थे कि शिंदे साहब हमारे ये न्यू बॉम्बे क्यों क्वेश्चन है, ये जरा सॉल्व करो जल्दी। नहीं के लिए तो बोला मंदत, आज सिडको के अधिकारी लोग बोलते हैं हम लोग हैरान हो गए, मंदताई को इतना सीएम रिस्पेक्ट, जैसा कि बहन का नाता, इतना पब्लिक का काम में इतना तो रिस्पेक्ट, इतना हम भी हैरान हो गए ऐसे सिडको के। आज भी मेरे को 2-3 बड़े ऑफिसर बोले कि हम लोग हैरान हो गए, इतना क्यों जाता है, वो पब्लिक का काम है, कोई पर्सनल काम का नहीं बोल रहा है, मैं पर्सनल काम के लिए हम कोई नहीं बोल रहे आगे बढ़ते हैं कि ये इश्यूज तो हैं और वेरी अनफॉर्चुनेटली सालों साल चल रहे हो, जैसे कहा कि नल आएगा, पानी आएगा एंड पाइपलाइन आएगी, भुगत चुके हम लोग। तो जो इश्यूज चल रहे हैं इसमें काले साहब आपके ऊपर भी कुछ इल्जाम लग रहे हैं कि मन से कुछ नए इश्यूज जबरदस्ती के भी कर लेते हैं और सिर्फ न्यूज में बने रहना है, उनको सेंसेशन क्रिएट करना है। जैसे भी आपने पॉटहोल्स का मुद्दा उठाया और कमिश्नर साहब का नाम दे दिया, सिटी इंजीनियर का नाम दे दिया, लोग आपको कह रहे हैं कि नवी मुंबई में इतने बड़े पॉटहोल्स की इशू नहीं है जैसे बाकी नेबरिंग में है, बट ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है और गजानन काले सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आ जाए प्रेशर में, पालिका आ जाए, इस तरह के आरोप हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ कंस्ट्रक्टिव इश्यूज उठाने चाहिए? ये देखिए कैसे सभागृह में तो अभी कुछ प्रतिनिधि हमारे नहीं है, जो भी गलत हो रहा है उसको विरोध करना ये विरोधी पार्टी का काम है। सत्ता में जो है ना उनके हाथों में ज्यादा रहता है कि निधि मंजूर करे किसी चीज को। पेट्रोल्स का मुद्दा मैं बता रहा हूँ, अलग काफी राज्यों में, काफी देशों में, कॉर्पोरेशन में डक सिस्टम है। किशोर जी और आप सभी कॉर्पोरेटर यहाँ अपने नवी मुंबई में वो 10% भी नहीं है। प्लान बहुत बने थे। हाँ प्लान बहुत बने थे, डगावकर साहब के वक्त भी बने थे काफी। ये डक सिस्टम ना होने के कारण एमटीएनएल को काम करना है, उनकी वायर डालनी है, रास्ता खोदना है, एमएससीबी को काम करना है, रास्ता खोदना है, इनको भी कुछ काम करना है, कॉर्पोरेशन को तो रास्ता खोदना है। ये हर बार रास्ता खोदे, उसके कॉन्ट्रैक्ट निकले, उसके टेंडर निकले। हम लोगों ने जब 2-3 दिन पहले कहा था तो खुद कॉर्पोरेशन के यहाँ का जो ब्रिज है अपोलो हॉस्पिटल से लेके कॉर्पोरेशन का, वहाँ पे पैथोल्स थे, खड्डे थे। 2 दिन में हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं हुए पूरे तो हम लोग करने वाले। 80% पैथोल्स उसके बाद उन लोगों ने
वो अपने यहाँ पे पैथोल्स किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, उस डांबर सिर्फ डाला जाता है, फिर बाद में थोड़ी सी भी बारिश आ जाए, ये सब काम अपने मई के पहले करना है। आप खुद ही कहते हो कि सभी ये जो काम है पूरे मुंबई में नहीं बिल्कुल काफी जगह पे थे इस बार। मैंने कहा कि इस बार पाम बीच पे भी कुछ जगह पे पानी जमा हुआ था इस बार, यहाँ पे इस बार ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी मैं बोल रहा हूँ पहले तो कम से कम कॉर्पोरेटर थे, अभी प्रशासक होने के कारण ना ये भी काफी बोले लेकिन कोई सुनता नहीं है। प्रशासक तो उनके हाँ, अभी आपने कल परसों ये बराबर बोल रहे हैं। कल परसों इधर के कॉन्ट्रैक्टर को अब भी दादागिरी करके बुलाया जाता है, उनसे पैसा मांगा जाता है, वो कैसा काम करेगा? कल परसों सिटी इंजीनियर के सामने हुआ है, अभी भी इधर का नहीं, अभी भी भारतीय जनता बीजेपी और सेना का सामने कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर इधर किसकी दादागिरी चलती है, कौन टेंडर करते है, सब अभी हाउस है क्या? अभी शिवसेना का क्या उधर सत्ता है, उधर बीजेपी का सत्ता था। सर मैं ऐसा बात नहीं करूंगा, पानी लेके बात करूंगा। आप घड़ी से पानी मत ले लो, पानी मत ले लो। मेरे दुर्बे विभाग में एक आरसीसी का काम आया, मैं एकदम क्लियर आदमी हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इस काम। तो मेरे वार्ड से जा रहा है वो, ऐसा मेरे वार्ड में आ रहा है, दूसरे दोनों वार्ड में जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे को आके मिला कि ऐसा ऐसा मैं सबके पास जाके आया, आपके पास आया है, ऐसा ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, पर देख मेरे पास कोई पैसे का चीज इधर चलता नहीं है, मेरे को काम अच्छा चाहिए, तू काम अच्छा कर, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू किसको क्या देना है कुछ देना, लेकिन मेरे से पैसे का चीज करने का नहीं, मैं वो खाली वो काम चाहिए, मेरे को पब्लिक के लिए अच्छा काम देना। ये मैंने बात किया कि पानी हाथ में लेता हूँ, बहुत अच्छी बात, पानी हाथ में बातें करूंगा, अरे आप घड़ी पानी हाथ में मत ले लो, जुमला जुमला दिखता है पानी का। आपने गंगा का पानी लेके आया, आप गंगा का पानी लेके आए क्या? पहले एक बात साफ कर दूं भरत साहब, ये यहाँ पे पर्सनल अटैक्स की बात नहीं है। पर्सनल अटैक नहीं, भरत साहब हमारे दोस्त हैं। ये बोल रहा हूँ कि आप नेता धंधा नहीं होता जी, कहीं ऐसे देखे हैं जो हमें, मैं अभिमान से कहता हूँ कि मैं ऐसा नेता हूँ कि मैं किसका खाता नहीं। बिल्कुल भरत साहब, मैं बोलता क्यों नहीं खाते, देखो मैं बोलता क्यों नहीं खाते, करूंगा, वो सदन है, उनको किसी का खाने का टक्केवारी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इधर के कॉन्ट्रैक्टर ये सब आप देखो कैसा फंक्शनिंग हुआ, हमको मालूम है। अभी जूनी बात निकालने की जरूरत नहीं है, अभी मंच वाले बोल रहे तो इसके आगे इंप्रूवमेंट करो, तो वो नहीं करेंगे वैसे। अभी 2-3 दिन पहले Hi, looking for a residential property? You got to keep 3 things in mind. Location, location, location. We have all under one roof at 10 Marina Bay, Sector 10, plot number 10, Vashi. Why settle for less? Live life limitless. पालिका की बिल्डिंग सिटी इंजीनियर के ऑफिस के बाहर बीजेपी और शिवसेना के सो कॉल्ड लीडर्स भिड़ रहे हैं। पालिका तो दादागिरी करके हमको ही काम चाहिए था ना, देखो जिधर हमको काम चाहिए बोला उधर शायद ऐरोली में भी कुछ 2-3 नगर सेवकों में बीच में हुआ था, 1.5 साल के पहले भी, जो प्रशासकीय ओपन टेंडर सिस्टम है, ऑनलाइन है, झगड़े अभी ऑनलाइन सिस्टम है। देखो ऑनलाइन सिस्टम में आपको मैं बताता हूँ, एक आदमी उड़ीसा से टेंडर भरा था, आपको क्या पता, मैं सिटी इंजीनियर, मेरे को खुद ऑनलाइन टेंडर में कोई भी जा सकता है। पार्टी के कार्यकर्ता का है या उनको लीडर का है, उनका आरोप है कि लोगों ने मारा एनसी हो गया, ऐसा एनसी हो गया। देखो हम एक सिंपल बात बोलते हैं, इधर के नवी मुंबई के जो भूमिपुत्र के बच्चे लोग हैं जो सालों से 1.5-2 करोड़ का A2 तक का काम लेते हैं, उनको ही वो काम मिलना चाहिए। हम लोग ये भूमिपुत्र के लिए लड़ेंगे और शिवसेना हमेशा इसको सपोर्ट करेगी, मुझे लगता है ये लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को देते रहोगे तो बाकी लोग किधर जाएंगे? वो लोग अभी तक सालों साल से इतना काम कर रहे थे, उनको काम मिलना चाहिए। वी आर विद देम, हम लोग या नहीं होने देंगे, इसीलिए झगड़े होंगे। अब उसमें एक आपस में क्या था, एक सेक्टर 9-10 में काम निकलता है, मैं गाँव वाला नहीं है, बट मेरे जुगाव के मेरे सब, मैं बचपन उनके साथ खेला हूँ, उनके घर में छोटा का बड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ वो काम उनको मिले। सी सब जगह आप टेंडर निकालोगे, कंपटीशन करोगे, तो जो छोटे काम है वो तो उनको मिलने दो, आप उनके पूरा रोजी रोटी छीनने को देखते हो, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये काम उनको मिलना चाहिए। अब ये जिधर नहीं होगा ना, जैसे गार्डन काम उधर फ्रिक्शन होएगा, गार्डन काम का किया है, गार्डन काम का सालों से A2 के काम प्रकल्पग्रस्तों को मिल रहे थे, तो इतने सालों में लीडर कौन था? इतने सालों में लीडर कौन था?
नाइक साहब थे। फिर आप जो बोलते ना, फिर गार्डन का काम क्यों गया? गार्डन का काम कौन गया? गार्डन का कैसा गया? कौन है ठेकेदार? गार्डन का काम कैसा हो गया? मंदाताई को लड़ना पड़ा। गार्डन का ठेकेदार कौन था? मंदाताई गलत बोल रही है। नहीं, इतने सालों से बराबर चल रहा था, तो फिर मंदाताई गार्डन का काम कैसा गया? कैसा गया? कॉन्ट्रैक्टर कौन है पता करो, घर साहब आपको सब मालूम है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, क्या है, सब आपको मालूम है। मैदान में मैं कोर्ट पे दिया ना 1 सेकंड में, और सीएम साहब ने लगाया कि इंक्वायरी में नाम लिखी ना, फिर लगाया ना इंक्वायरी। अरे फिर वही बोला, कौन ठेकेदार आपको सब मालूम है, आप खाली बोल नहीं सकते, सब मालूम है आपको। अरे ठीक है ना, आप पानी का देखो, आप हमेशा पानी उठा दें तो पानी उठा के बोलो कौन ठेकेदार है। पत्र का काम कैसा निकाला वो पालक मंत्री को जाके पूछो ना, उनके पालक मंत्री कर दूंगा ये काम। आप सत्य में ये काम इकट्ठा केला ना इतने भरत साहब, आपको मैं एक ही, आप गंगा जल की कसम खा के बोलो कौन ठेकेदार है, गार्डन कॉन्ट्रैक्टर। हमको मालूम है कौन है, हमको मालूम है ना कौन ठेकेदार है। सबसे हंसने वाली बात ये कि गार्डन का जो काम ही नहीं है निकाला था उसको फिर से ठेका दिया गया उसमें ना कामच केला नाही, 8 कोटीचं पेमेंट झालंय, सब घास इतने ऊपर बढ़े। अगर इंक्वायरी करेगा ना, बात सुनो, आप एक काम करो, आप हर जगह हमारे नॉलेज के सब हर जगह ईडी लगाते हैं ना आप लोग, तो एक काम करो, गार्डन ठेकेदार का ईडी लगाओ, कौन सा किसके अकाउंट में पैसा गया, तभी आपको मालूम पड़ेगा। आप बोलते हैं ना मैं स्वच्छ हूं, तो आपको मेरा चैलेंज है, उसका ईडी का इंक्वायरी लगाओ, कौन सा अकाउंट में पैसा गया गार्डन। क्यों? आप अध्यक्ष है, आप अध्यक्ष है ना बीजेपी, लेटर दे रहे ईडी को, नहीं सुनेगा तो देखो आप, तो आप भी नहीं दे रहे। हमने हमारा सुनने वाला नहीं ना, ईडी वाला सुनने वाला, उसके आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ईडी का लेटर दे दो, आप अध्यक्ष बोल के आप लेटर दे दो, तभी मालूम पड़ेगा किसका अकाउंट में पैसा गेला। आता तिकीट कामं भूमिपुत्रांना नाही मिळाली पाहिजे, शिवसेना लढणार साहेब, आम्ही देणार काम, आमचं ठरलेलं आहे। आमचंच आहे काम। मग तुम्ही कसं दिलं त्या शाळा, तुम्ही नाही शाळा कसं दिलं? पाटकर साहब, ठीक है, ये मुद्दे का भी हो गया है फाइनली, क्योंकि हमारी चर्चा काफी बढ़ चुकी है। फाइनली इलेक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिक्स तो होने ही वाली है। एक जो बीच में बहुत शुरू हो गई थी, जब लगा था कि इलेक्शन आ रही है, कोई यहाँ जा रहा था, कोई वहां जा रहा था, क्या अभी कुछ और संभावनाएं हैं या थम चुका है? सर सारी बातें अभी आपको कैसे खुल के बोल दूं? मैं तो बोलता हूँ भविष्यवाणी ये करने बीजेपी और टूटेगी, देख लो ना, देखो आप वार्ड रचना नहीं, मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा करेक्शन, मैं टूटेगी बोले। बीजेपी पे लोग नाराज नहीं है, वापिस कुछ फंक्शनिंग चीजों पे नाराज है जिसकी वजह से टूटेंगे, वो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, फंक्शनिंग पे नाराज है। सर उन्होंने क्लेम किया है कि फर्स्ट अगर मैं हूं तो मेरे को धनुष्यबाण पे देंगे, सेकंड वोट कमल पे देंगे, उन्होंने खुद ने बोला ना मैंने जनरल लोगों का पब्लिक का सर्वे है, मैंने पूछा, लोग बोलते हैं इससे और चुनाव गरज साहब के नेतृत्व में हुई, हमारी गरज साहब को शुभेच्छा है। ये महानगर पालिका का इलेक्शन है, हमारे चुनाव के प्रमुख मोदी साहब थोड़ी खड़े इधर कि मोदी साहब को देख के देंगे वोटिंग, मोदी साहब खड़े के इधर, वही बोल रहा हूँ। तो महानगर पालिका का इलेक्शन है, मोदी साहब को देख के इधर हम लोगों को समझाएंगे, आप सेंट्रल में क्या कर रहे हो करो, बट दिस इज इलेक्शन। क्यों कर रहे हो? पहले ही बोला आपने कि दूसरा वोट बीजेपी को देंगे, लोग बोल रहे हैं ना, लोग सर्वे कर रहे हैं, बट अभी आप बीजेपी को देंगे तो वापस ये आदमी आएंगे, फिर लूटेंगे, हमको समझाना पड़ेगा ना, एजुकेट करना पड़ेगा ना लोगों को। इज नॉट मोदी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुम आपका काम करेंगे, मैं आपका काम, मैं मेरा काम करूंगा। आप कैसे बोल सकेंगे, आप कैसे बोल सकेंगे आपने 20 साल से भूमिपुत्र का काम नहीं किया, रीडेवलपमेंट का काम नहीं किया, झोपड़पट्टी आपने झोपड़पट्टी का काम नहीं किया, आपने पार्किंग का इश्यू सॉल्व नहीं किया, काय म्हणून लोकांना सांगा। देखो बीजेपी में सर, अरे लेकिन 11-12 साल पहले सीएम थे ना, विलासराव देशमुख साहब थे, शिंदे साहब थे, अशोक चव्हाण साहब थे, तभी थे ना 12 साल। फाइनल वर्ड जैसे बोलते हैं कि बिगुल जैसा बच चुका है इलेक्शन का, क्योंकि अभी फाइनल सिस्टम अनाउंस हो गया है, वार्ड रचना हो रही है, रिजर्वेशन अभी होएगा। फाइनल वर्ड ये जो 2-4 महीने जो भी बचे हैं और दिवाली का मौका है, क्या लग रहा है आपको फाइनली काले साहब के और बहुत ज्यादा पटाखे होने वाले हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दों के ऊपर पटाखे होते हैं ना तो राजनीति में ये होनी चाहिए। अगर मुद्दों की राजनीति है तो जोरों शोरों से हो, चाहे मुद्दा शिक्षा का रहे, चाहे मुद्दा टूरिज्म का रहे, चाहे मुद्दा रीडेवलपमेंट का रहे। मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने झगड़ना ही चाहिए, ताकि लोगों में ये मुद्दे जाने चाहिए। इन मुद्दों को छोड़ के अगर हम
अलग मुद्दों की बात करते हैं तो इलेक्शन ही नहीं होता है। इलेक्शन हमेशा वो कोई तो पर्सनल हो जाता है किसी के ऊपर। मुझे लगता है ये मुद्दे छोड़ के हम जो विकास के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे, शिक्षा का मुद्दा है यहाँ पे काफ़ी, मतलब यहाँ पे जो प्रकल्पग्रस्त है नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनका एक परसेंटेज है वहाँ पे, आरक्षण है, नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप फ्रीशिप के लिए भी झगड़ा करना पड़ रहा है, कॉलेजेस में आज एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप शिक्षा का डोनेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पे नवी मुंबई में। प्लॉट दिए गए हैं जो प्रकल्पग्रस्तों की प्लॉट है, आज आप डीपीएस में जाइए, आज फादर एग्रीकल्चर में चाहिए, नहीं मिल रहा है एडमिशन लोगों को। ये मुद्दा टूरिज्म का मुद्दा है। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के लिए नाम पे क्या है, सिर्फ नवी मुंबई कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग और डांस बार। 26 जनवरी जाए वहां पे लाइटिंग, 15 अगस्त वहां पे लाइटिंग, 31 वहां पे लाइटिंग और डांस बार। आगे साला टूरिस्ट मत किया है। नहीं किशोर जी, टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है। टूरिस्ट आपको बहुत आता है डांस बार। आपके बच्चों चिरौना में प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी कहाँ पे देखने, तो ये 111 प्राणी हम लोगों को सभागृह में देखने एक दूसरे को, बाकी मुद्दे ही नहीं है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। और जो बार बार हमेशा जो विधानसभा लोकसभा में रिडेवलपमेंट का मुद्दा आता है, जो प्रकल्पग्रस्तों का मुद्दा आता है, सड़कों के घरों का मुद्दा, ये जल्द से जल्द छूटे। ये शपथ अगर इस बार 111 जो भी किसी भी पार्टी के नगर सेवक हो वो चुन के आने के बाद ये कहे कि भाई हम 111 एफिडेविट दे रहे हैं, इस नवी मुंबई के लोगों को संकल्प कर रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ भी रहे अलग अलग पार्टी के, लेकिन सभागृह में जाने के बाद इन मुद्दों के ऊपर हमारा एकमत रहेगा और हम लोगों को 5 साल में ये काम करके दिखाएंगे। अरे हम लोग से बात ही करने नहीं दिया जाता इनको, इनसे बात मत करो बोलते अपने पार्टी के लिए, कहां से ऐसी यूनिटी होगी? फाइनली बहुत ब्रीफली फाइनली हमारा रिडेवलपमेंट का मुद्दा सॉल्व हो गया है। हम लोग अभी बिल्डिंग डिमोलिशन के स्टेज पे, दिवाली के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। इसके बाद हमारा लड़ाई भूमिपुत्रों के घरों को रेगुलराइज करने के लिए रहेगा, झोपड़पट्टी वालों को नया घर देने के लिए। साथ ही इधर पॉल्यूशन का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ऊपर भी लोग ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। यही हमारा एजेंडा रहेगा इलेक्शन का। गरज साहब वही दोनों ने आपको सिर्फ एक और ऐड करना चाहूंगा मैं कि बात होती है इलेक्शंस मुद्दे, लेकिन फाइनली हो जाता है गणेश नायक वर्सेस रेस्ट। तो क्या इस बार भी ऐसे कुछ होगा? तो ऐसे ही होगा, आपकी पार्टी ऐसे ही होगा। ये जो अपने डिबेट हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि तीनों और मैं अकेला ही, तीनों किधर है? यही बीजेपी मन से एक ही है। यही चीज आने वाले इलेक्शन में होने वाली है। लेकिन 25 साल का हिस्ट्री देखिए कि नाइक साहब आगे सारी पार्टी, आखिर नाइक साहब नंबर 1। तो आने वाले टाइम में यही होने वाला है, क्योंकि विकास के मुद्दे पे जैसे पाटकर साहब ने कहा, काले साहब ने कहा, जो पॉइंट उन्होंने बताए वही पॉइंट को विकास के मुद्दे में लाके हम लोग इलेक्शन में आगे जाने वाले हैं। और ये इलेक्शन आगे जाके ये समझाने का काम वो करेंगे। जब 4 लाख की लोक संख्या थी 95 में, तब गणेश नायक का ही महापौर था। आज 14 लाख की लोक संख्या हो गई, फिर भी गणेश नायक साहब जो बोलते हैं वही महापौर होता है। इसका मतलब ये है कि आने वाला इलेक्शन जो हमारी पार्टी ने सोच समझ के उनको हमारा इस इलेक्शन का प्रमुख बनाया, और काकी को और मेरे को सब प्रमुख बनाया, क्योंकि वो पार्टी भी वो बराबर समझती है कि आने वाले टाइम में क्यों हिस्ट्री में जो नाइक साहब ने यहाँ पे काम किए, जो बताया है, पब्लिक उनके साथ में है। आज 14 लाख लोग उनके साथ में गए, 4 से 14। इसका मतलब उनका अच्छा काम है। विकास के मुद्दे के ऊपर हमेशा काम करते हैं। आपने देखा होगा नाइक साहब किसी भी अपोजिशन लीडर को कुछ भी बात नहीं बोलते, ना उनके कुछ अगेंस्ट बोलता है, कुछ बोलता है, लेकिन अपना काम करते रहते हैं। उनका काम एक ही है कि लोगों का काम करना, विकास का काम करना, और वही काम के जोर पे इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 सीट लाए। फाइनली माते साहब, आप बहुत शुरुआत से जुड़े हैं पालिका पॉलिटिक्स में भी, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि घरत साहब लोग इतने सालों तक अपोज उनको कर रहे थे, आज उनके साथ में है। इतने सालों तक आप लोग उनके साथ में थे, आज अपोजिशन में है। आपके फाइनली के आप ये इलेक्शन किस तरह से देख रहे हैं? गणेश, हमारा महाविकास आघाड़ी का यही एजेंडा है ये चुनाव में, जो 25 साल में कुछ बहुत से काम नई मुंबई शहर के वासियों के अधूरे रह गए, जैसे किशोर जी ने बताया, झोपड़पट्टी पुनर्वास, प्रकल्पग्रस्तों की समस्या, रिडेवलपमेंट, ये जो 25 साल से रुके हुए काम ये पूरा करने का प्रयास ये महाविकास आघाड़ी का है, और इसके ऊपर ही हमारा फोकस है। जो काम नहीं हो गया 25 साल में वो पूरा करने का काम ये महाविकास आघाड़ी का संकल्प है। हम काम पूरा करके वोट मांगने जाएंगे। देखता है बात ये हो रही कि वायदे तो बहुत होते हैं, आप देख लो, आपको मालूम पड़ेगा। हम लोग अभी बचा क्या, हमारी सीसी आगे 8 कंपाउंड के भी इन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, झोपड़पट्टी का।
ये लोग अभी तक यूनाइट होते नहीं। गांव के लोग मैंने देखा, वो दुर्भाग्य, एक बार यूनाइट हो जाए ना, क्योंकि रोड चाहिए बड़ा, उनको रेगुलराइज करने के लिए उनको रोड दिखाना पड़ेगा। रोड दिखाने के लिए सब घरों का एक अपने को अमेलगेशन है, सोसाइटी बना पड़ेगा। वो ग्रास रूट लेवल से दे शुड यूनाइट। वो लोग आपस में नहीं यूनाइट होते हैं। वो वहां से जेआर निकलेगा, फिर भी देखना रेगुलराइज नहीं होगा। ये लोग क्यों यूनाइट नहीं? अभी मैं एक मुद्दा मैं बता रहा हूँ, बात सुनो। 2009 में चौहान साहब ने एक बोनकोड़ा का, नाटा साहब को बोला था मॉडल एक बनाओ बोनकोड़ा का विलेज। हम लोग ने, मैं और नामदेव भगत ने खुद बोला था कि साहब का गाँव विलेज से होने दो, एक मॉडल बना दो। किधर मॉडल बनाने को दिया? बोनकोड़ा का मैं बात बोल रहा हूँ, बाकी का छोड़ दो, बाकी का विलेज का। बोनकोड़ा का मॉडल बना, आज भी शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था। उसका जवाब किशोर साहब ने दिया। फाइनली बहुत मेरे ख्याल से एक मुद्दे पे तो हम सभी एग्री कर रहे हैं, और ये बहुत ही मुद्दा इंपॉर्टेंट है जो भी किशोर साहब ने कहा और वेला साहब भी उसका अनुमोदन कर रहे हैं कि यूनाइट हमें होना पड़ेगा, पब्लिक को होना पड़ेगा, चाहे वो भूमिपुत्र हो, चाहे वो नए जो आए हुए हैं सिडको के रेसिडेंट्स हो। पब्लिक, आम जनता जब यूनाइट होगी, एक आवाज होगी, तब हमारे पॉलिटिशियंस भी जो है और अच्छा काम कर रहे हैं। नवी मुंबई के पॉलिटिशियंस, ये आप कोई मना नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्टीमेटली आज जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट चाहिए, सभी को मुद्दे रेजोल्यूशन चाहिए, पर अगर करवाना है तो हम पब्लिक को एक साथ होना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने विचार किए। आवाज पे चर्चा में इस हफ्ते इतना ही। सिर्फ इसी बात से मेरे ख्याल से हम दिवाली की शुभकामनाएं के साथ में सभी को ये कहना चाहेंगे कि यूनाइट हो जाइए और मुद्दे सभी नई मुंबई के रहवासी को महाविकास आघाड़ी के माध्यम से और हमारे मित्रों के माध्यम से दिवाली को हार्दिक शुभेच्छा, बधाई दे रहा हूँ। शुभ दीपावली। शुक्रिया, नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.